सभी विद्यार्थियों का इस YouTube चैनल भोज एकेडमी में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश के द्वारा जो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 के पेपर हो रहे हैं, तो इस पेपरों की विस्तार से हम जानकारी दे रहे हैं। और ये आपका प्रथम प्रश्न पत्र है, प्रथम अभ्यास प्रश्न पत्र, और इसके आंसर भी इसी में दिए हुए हैं। तो ये आपका सामाजिक विज्ञान विषय का अभ्यास प्रश्न पत्र है। तो यह आपका अभी जो सितंबर माह में होने वाला प्रश्न पत्र है, उसके बाद में अक्टूबर और नवंबर में भी ये प्रश्न पत्र होंगे। तो आप इस प्रश्न पत्र को तैयार अच्छे से कर लीजिए। अब जब 12 नवंबर को जो प्रश्न पत्र होगा तो उसमें आप अच्छे से नंबर प्राप्त कर सकते हो। तो यह आपका राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 कक्षा 10वीं के लिए है, और यह कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर है। तो देखते हैं हम सामाजिक विज्ञान विषय में किस प्रकार का प्रश्न पूछा है। तो इस प्रश्न में आपके पास 60 प्रश्न रहेंगे और समय सीमा 120 मिनट की रहेगी। और ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, 1 2 3 4 जो ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं, इसमें इस प्रकार के ये क्वेश्चन रहेंगे। तो अब हम देखते हैं कि प्रथम प्रश्न क्या दिया हुआ है। तो यह प्रथम प्रश्न दिया है, मिताली एक मानचित्र में अपने शहर होशंगाबाद को खोजना चाहती है और उसके लिए उसे एक स्थान के संबंध में क्या जानना चाहिए। तो उसे मालूम होना चाहिए कि अक्षांश और देशांतर रेखा के बारे में उसको जानकारी होना चाहिए। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, प्रश्न क्रमांक 2, किस प्रकार के वनों में शुष्क ग्रीष्म ऋतु के समय लगभग 6 से 8 सप्ताह तक वृक्ष अपने पत्ते गिरा देते हैं। तो यह क्या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, या उष्ण पर्णपाती वन होते हैं, या कटीले वन, या मैंग्रोव वन। इसका सही आंसर है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं कि जून के मध्य में पश्चिम घाट के साथ साथ होने वाली वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारण है उच्चावच लक्षण। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम, सूती वस्त्र, रबर और खाद्य तेल, कागज किस प्रकार के उद्योग के उदाहरण हैं। तो ये कृषि उद्योग के उदाहरण हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 5 आता है कि मानचित्र दिया हुआ है। हम देख रहे हैं कि एक मानचित्र है और इस मानचित्र में एक रेखा दिख रही है। तो यह कौन सी नदी को दर्शाता है। तो इसमें अपने पास में 4 नदियां हैं, एक महानदी, कृष्णा, कावेरी और गोदावरी। तो ये दर्शा रही है, महानदी को दर्शा रही है। इसके बाद में अगला प्रश्न हम देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। तो अगला प्रश्न में भी मानचित्र दिया हुआ है कि दिए गए मानचित्र का अवलोकन करें और जून से सितंबर के मध्य 20 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले छायांकित क्षेत्र को पहचानिए। तो जो छायांकित क्षेत्र है ये क्या है। तो ये जो छायांकित चित्र दिया हुआ है इसे पहचानना है। तो ये छायांकित जो चित्र है ये अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे हैं। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, लौह क्षेत्र अयस्क मुख्यतः निम्न में से किस में पाया जाता है। तो लौह क्षेत्र अयस्क छोटे नागपुर के पठार में पाया जाता है। जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो छोटे नागपुर के पठार को खनिज का भंडार कहा जाता है। तो जो लौह क्षेत्र है छोटे नागपुर का पठार है। उसके बाद पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अति सिंचाई। उसके बाद में हम देखते हैं, बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 9, वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है। तो वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसल की खरीफ की फसल कहलाती है। उसके बाद देखिए कि उस प्रदेश को पहचाने जहां पर भूमि संरक्षण के लिए सीढ़ीनुमा कृषि की जाती है। तो भूमि संरक्षण के लिए सीढ़ीनुमा खेती होती है पहाड़िया में। उसके बाद निम्न में से कौन से राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश शीत ऋतु में पश्चिम विक्षोभ के कारण वर्षा प्राप्त करते हैं। तो इसका आंसर आएगा पंजाब और हरियाणा। उसके बाद फलीदार फसलों का उदाहरण है। तो फलीदार फसलें, तो ये फलीदार फसलें कौन सी होती है, दाल होती है, अनाज होता है, गन्ना या कॉफी। तो दाल फलीदार फसलों में आती है। उसके बाद देखिए केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसून वर्षण को किस नाम से जाना जाता है। तो केरल और कर्नाटक में पूर्व मानसून वर्षण को आम्र वर्षा के नाम से जाना
जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है कि सौर्य भारत में समुद्र तल से 1461 मीटर की ऊंचाई पर स्थित वह एक स्थान पर रहता है। जहां पर उस स्थान को पहचाने जहां पर वह रहता है, तो यह स्थान है शिलांग। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, प्रश्न क्रमांक 15 है, उपजाऊ मृदा और प्रचुर वर्षण वाली मैदानी भागों में जनसंख्या घनत्व की संभावना कैसी होती है? तो उच्च एवं उच्चतम होती, जनसंख्या घनत्व उच्च एवं उच्चतम होता है। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में व्यापारिक वर्ग ने क्यों हिस्सा लिया? तो इसमें वे विदेशी वस्तुओं के आयात के विरुद्ध सुरक्षा चाहते थे, इसीलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया। उसके बाद अगला प्रश्न है, इस घटना से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है, तो किस घटना से मानी जाती है? तो यह मानी जाती है दांडी यात्रा के बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। साइमन कमीशन के बहिष्कार का कारण था, तो साइमन कमीशन के बहिष्कार का कारण था, इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे। जो साइमन कमीशन हुआ था उसमें कोई भी भारतीयों को नहीं रखा गया था, इसीलिए भारतीयों ने उस कमीशन का बहिष्कार किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य उद्देश्य था समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा। उसके बाद देखिए कि मानचित्र को ध्यान से अध्ययन करें और 17वीं शताब्दी के भारत के पश्चिम में 2 बंदरगाह पहचाने। तो ये पूरे मानचित्र को देखना है और देखना है कि 17वीं शताब्दी में कौन से बंदरगाह थे। तो इसमें देखिए कि एक सूरत और गोवा जो थे ये मुख्य बंदरगाह थे 17वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न आता है, फ्रांसीसी क्रांति के समय रॉबेस्पियर के शासन ने कानून पास किए। तो रॉबेस्पियर ने कौन सा कानून पास किया था? तो मजदूरों और कीमतों की सीमा से संबंधित कानून था। अगला प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किस दार्शनिक ने राजा के दैविक और निरंकुश अधिकार के सिद्धांत का खंडन किया? तो ये थे जॉन लॉक, इन्होंने राजा के जो दैविक और निरंकुश अधिकार थे उसका खंडन किया था। उसके बाद में अगला प्रश्न है, 1929 के कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसके अध्यक्ष थे। गोलमेज सम्मेलन जिसमें कांग्रेस शामिल हुए थे, तो वह कौन सा गोलमेज सम्मेलन है जिसमें कांग्रेस शामिल हुई थी? तो वह था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 का, इसमें कांग्रेस शामिल हुई थी। उसके बाद देखते हैं हम 19वीं सदी की शुरुआत में भारत में राष्ट्रीय आंदोलनों का नेतृत्व मुख्यतः खालिस्तान द्वारा किया गया। तो राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व शिक्षित शहरी पुरुषों के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न आता है, सितंबर 1932 में हुए पूना समझौता लॉर्ड इरविन और खालिस्तान के बीच हुआ था, तो महात्मा गांधी के बीच हुआ था। आपने गांधी इरविन समझौते के नाम से इसे सुना होगा। तो महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की औपचारिक मांग रखी? तो कांग्रेस ने लाहौर जो अधिवेशन था उसमें पूर्ण स्वराज्य की मांग रखी थी। उसके बाद में 28 प्रश्न देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जन समूहों को किन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए कहा गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान देखिए तो नमक कानून को तोड़ना, नमक का उत्पादन और सरकारी नमक फैक्ट्रियों के सामने प्रदर्शन, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, शराब की दुकानों के सामने धावा देना, किसानों द्वारा राजस्व और चौकीदारी कर को चुकाने से इनकार। उपरोक्त, इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। उसके बाद में देखिए कि आंध्र प्रदेश के गुडेम पहाड़ियों में होने वाले उग्र गोरिल्ला आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यह नेतृत्व अल्लूरी सीताराम रामू ने किया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, उदारवादी राष्ट्रवादी जिन्होंने क्रांति की शुरुआत की में अधिकांशतः समाज के कौन से वर्ग शामिल थे? तो अधिकांशतः शिक्षित और कुलीन वर्ग शामिल थे। उसके बाद मान लीजिए कि आप टूथपेस्ट खरीदना चाहते हैं और दुकान मालिक कहता है कि वह टूथपेस्ट तभी बेचेगा जब आप टूथब्रश भी खरीदेंगे। किस अधिकार के अंतर्गत आप टूथपेस्ट खरीद सकते हैं? तो इसका जो आंसर है उसका आंसर होगा चुनने का अधिकार। आपकी यदि इच्छा है तो ही आप इस
टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश खरीद सकते हैं। तो यह आपके चुनने के अधिकार के ऊपर निर्भर करता है। अगला प्रश्न आता है, नौकरी बाजार में एक व्यक्ति की कमाई के दो मुख्य निर्धारक हैं। तो दो मुख्य निर्धारक हैं कौशल एवं शिक्षा। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक के मापने के लिए निम्न में से कौन सा एक कसौटी नहीं है। तो मानव विकास सूचकांक नापने की बेरोजगारी दर यह कसौटी नहीं है, जबकि साक्षरता दर, प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा कसौटी है। फिर देखिए कि एक देश के लिए धारणीय विकास है। तो क्या धारणीय विकास है? वह है संसाधनों का न्याय पूर्वक एवं भविष्य उपयोगिता के लिए संरक्षण। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, एक राज्य के ग्रामीण जनसंख्या की शैक्षणिक उपलब्धि से संबंधित नीचे दी गई कल्पित आंकड़ों को तालिका का अवलोकन कीजिए और यह विकल्प चुनिए और रिक्त स्थान भरिए। तो यह आपको तालिका दी गई है ग्रामीण जनसंख्या के साक्षरता दर की, जिसमें पुरुष और महिला साक्षरता दी हुई है, जिसमें 10 से 14 वर्षीय आयु वर्ग के बच्चों की साक्षरता दर है 69% और महिलाओं में 41% और 10 से 14 वर्षीय स्कूल जाने वाले ग्रामीण बच्चों की संख्या है 64 और 34। तो स्कूल न जाने वाले बच्चों का प्रतिशत निकालना है। तो स्कूल न जाने वाले ग्रामीण बच्चियों का प्रतिशत कितना होगा? तो स्कूल न जाने वाले ग्रामीण बच्चों का प्रतिशत कितना होगा? तो यह होगा 66%। उसके बाद में अगला प्रश्न हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा नहीं है। तो मुद्रा नहीं है, मुद्रा नोट, जमा, सिक्के, ये सभी मुद्रा में आते हैं। क्रेडिट कार्ड मुद्रा नहीं है। उसके बाद निम्न में से कौन साख के औपचारिक स्रोत का एक उदाहरण है? तो बैंक साख के औपचारिक स्रोत का एक उदाहरण है। नीचे दिए गए रेखा चित्र का अवलोकन कीजिए और प्रश्न 38 से 39 तक के उत्तर दीजिए बोलता है। तो ये संपूर्ण रेखा चित्र है। जैसे साहूकार का 30% है, व्यापारी 3%, संबंधित मंत्रीगण 7% है, अन्य 7%, सरकारी समितियां 27%, व्यापारिक बैंक 25% और भूस्वामी 1% है। तो उसी प्रकार से देखिए कि ग्रामीण भारत में साख के लिए स्रोत का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। मतलब ज़्यादा मात्रा में किसका स्रोत है? तो ये है ज़्यादा मात्रा में हमने देखे कि साहूकार है। कितने प्रतिशत? तो 30%। फिर अगला प्रश्न आता है, रेखा चित्र के अनुसार अपनी साख आवश्यकताओं के लिए साहूकारों पर निर्भर लोगों का प्रतिशत कितना है? तो साहूकारों के लिए 30% लोग निर्भर हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न आता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो विदेशी व्यापार और विनियोग का नियमन करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन विदेशी व्यापार और विनियोग का नियमन करता है, ये है WTO। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं कि नीचे दी गई तालिका का अवलोकन कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो नीचे जो तालिका दी है इसका हमें अवलोकन करना है। तो गरीबी कुछ चयनित राष्ट्रों की तुलना 2010-13 की है और यह डॉलर में है। तो बांग्लादेश में कितने प्रतिशत? तो 43 आता है, भारत में 25, पाकिस्तान में 12 और श्रीलंका में 4। तो भारत में गरीबी से ऊपर रहने वाले लोगों का प्रतिशत कितना होगा? तो भारत में गरीबी से ऊपर रहने वाले लोगों का प्रतिशत है 75%। उसके बाद अगला प्रश्न आता है, राशन की दुकानें उचित दर वाली दुकानें आमतौर पर बेचती हैं। जैसे कि हमारे गांव में या शहरों में राशन की दुकानें होती हैं, तो वो क्या बेचती है? तो वो बेचती है खाद्यान्न, चीनी, खाना पकाने के लिए मिट्टी का तेल, ये सारी चीज़ें जो डेली आवश्यकता की चीज़ें हैं उनको बेचती है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 43 है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में राशन कार्ड रखने वाला कोई भी परिवार वस्तुओं की एक अनुबंधित मात्रा पर कीमत पर खरीद सकता है। तो इसका आंसर आएगा बाजार कीमत से कम पर खरीद सकता है। उसके बाद में एक ही भूमि से उत्पादन बढ़ाने के लिए आवश्यक है। तो एक ही भूमि से उत्पादन बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको खेती की आधुनिक विधियों का उपयोग करना पड़ेगा, केवल श्रम को बढ़ाना पड़ेगा, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों को बढ़ाना पड़ेगा, केवल कृषि मशीनों का उपयोग करना पड़ेगा। तो हमें खेती की आधुनिक विधियों का उपयोग करना पड़ेगा। इसका सही आंसर ये होगा। फिर देखिए द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं। तो द्वितीय क्षेत्रक प्रथम, द्वितीय और तृतीय 3 क्षेत्र होते हैं, उसके अंतर्गत क्या आएगा?
तो द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत निर्माण और विनिर्माण करना आता है। रंग भेद की नीति ऐतिहासिक रूप से किस देश से संबंधित है? तो रंग भेद की नीति दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। उसके बाद कानून का शासन नामक सिद्धांत का अर्थ है। तो कानून का शासन नामक सिद्धांत का अर्थ है कानून के समक्ष समानता। उसके बाद में हम अगला प्रश्न देखते हैं कि कानून अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए किस संस्था के पास जाता है? तो कानून अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय के पास जाता है। उसके बाद देखिए कि देश की एकता कम आंकी जाती है जब देश की एकता कम आंकी जाएगी जब अल्पसंख्यक समुदाय की शिकायतें हो। एकता नहीं मतलब देश में एकता नहीं है तो मतलब यदि अल्पसंख्यक लोग खुश नहीं है तो उससे आंकी जाएगी। फिर उसके बाद निम्न में से कौन सा प्रजातंत्र का एक परिणाम नहीं है? प्रजातंत्र का परिणाम नहीं है एक तंत्री सरकार, क्योंकि जहां जनता का अधिकार हो, जनता का तंत्र हो, वहां पर बहुत सारे प्रकार की सरकारें होती, तो एक तंत्री सरकार प्रजातंत्र का परिणाम नहीं है। उसके बाद देखिए कि प्रजातांत्रिक सरकार के आर्थिक लक्ष्य क्या है? प्रजातांत्रिक सरकार के आर्थिक लक्ष्य लोगों के बीच में आर्थिक असमानता को बढ़ाना, लोगों के बीच आर्थिक असमानता को घटाना, यथास्थिति बनाए रखना और समस्त वित्तीय नियमों को बदलना। तो लोगों के बीच आर्थिक असमानता को घटाना। फिर अगला प्रश्न आता है भारत जैसे सामाजिक रूप से विविध देश में प्रजातंत्र को उत्तम सरकार क्यों माना गया है? तो इसका आंसर है यह विभिन्न संघर्ष तथा मतभेद के बीच समझौते के लिए तंत्र प्रदान करता है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि एक साधारण नागरिक प्रजातंत्र की जड़ों को गहरा करने में कैसे भाग लेता है? तो एक साधारण नागरिक केवल मतदान के द्वारा ही भाग लेता है। गठबंधन क्या है? तो गठबंधन कई दलों द्वारा एक साथ चुनाव लड़ना गठबंधन कहलाता है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी किस गठबंधन का नेतृत्व करती है? तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का नेतृत्व करती है। निम्न में से कौन सा देश एक दलीय व्यवस्था का उदाहरण है? एक दलीय व्यवस्था का उदाहरण है चीन। भारत में तो बहुदल है और एक दलीय व्यवस्था चीन में है। पिछली सदी के दौरान विश्व में किस प्रकार की सरकार की संख्या में वृद्धि हुई? तो पिछली सदी में लोकतांत्रिक सरकार की संख्या में वृद्धि हुई। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं कि एक संघीय सरकार विरोधाभासी है, एकल सरकार या सैनिक सरकार, राजतंत्री सरकार या आधुनिक सरकार? तो एक संघीय सरकार एकल सरकार के विरोधाभासी है। उसके बाद निम्न में से कौन देश सबको साथ लेकर संघीय व्यवस्था का उदाहरण है? तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका सबको साथ लेकर के संघीय व्यवस्था का उदाहरण है। फिर सबसे लास्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार किसी अविशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार तो ये किसके पास होता है? तो ये संसद के पास होता है। तो इस प्रकार से यह आपका जो NAS है राष्ट्रीय सर्वेक्षण वाला जो टेस्ट पेपर है ये प्रथम टेस्ट पेपर है। इसी प्रकार हम आपको सामाजिक विज्ञान के भी सभी जो संपूर्ण पाठ है उसके भी प्रश्न उत्तर डालते रहेंगे। तो लगातार वीडियो को प्राप्त कीजिए और आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक छात्र छात्राओं तक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक छात्र छात्राएं NAS की तैयारी कर सकें। धन्यवाद।